अब हम बात करते हैं आइडियाज़ ऑफ अमेरिका बाय विच बाय दिस व्हाट आई मीन इज़ कि जब एक नई रियासत का वजूद हो गया, नई रियासत कायम की गई, बल्कि रियासतें कायम की गई, 13 रियासतें। तो उसके ऊपर जो उसका इंतज़ामी ढांचा था, जो उसका सियासी निज़ाम था, उसके ऊपर बहस थी, उसके ऊपर एक इख्तलाफ पाया जाता था फाउंडिंग फादर्स के दरमियान, रूलिंग एलीट के दरमियान, कि व्हाट द न्यू कंट्री शुड लुक लाइक। कुछ जो दो बड़े बड़े कैंप्स थे, उनमें एक कैंप वो था जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर करता था और एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिसको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट की डिबेट और बहस को देखेंगे, उनका आपस में जो तजाद था उसको देखेंगे। उससे पहले जब अमेरिका को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के अंदर इन्होंने अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और कि जी हम एक आज़ाद रियासत हैं, अभी तक जंग जो है वो मुकम्मल तौर पर कंक्लूड नहीं हुई थी, तो मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए उन्होंने आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन बनाए। आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन से मतलब एक आइनी ढांचा बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, कि इसके तहत जो है वो निज़ाम जो है वो गवर्न होगा, और उसके कुछ मसले थे जिसकी वजह से ये ज़्यादा देर चल ना सका, और इसको रिप्लेस इवेंचुअली किया गया विद द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ नोन टुडे। बट उसको हम देखते हैं, ये पास पेपर में 2009 में सवाल भी आ चुका है। व्हाट वर द मेजर फ्लॉज इन द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट लेड टू द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन एंड द ड्राफ्टिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं, after the outbreak of the Revolutionary War, the 13 colonies needed a government to replace the British system they were attempting to overthrow. The Articles of Confederation were first proposed at the Second Continental Congress in 1777 in Philadelphia. यानी कि अभी जंग चल रही थी, अभी वो ट्रीटी ऑफ पेरिस 83 वाली नहीं हुई, कि मुकम्मल तौर पर आज़ादी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नहीं हुई, अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। उस दौरान उन्होंने ये गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया। दे वर फुली रेटिफाइड एंड पुट इनटू इफेक्ट इन 1781। उसके ऊपर जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के सारे नुमाइंदगान थे, उन्होंने वोटिंग करके उसको रेटिफाई किया, और 1781 में इट वाज पुट इनटू इफेक्ट 2 years बिफोर ट्रीटी ऑफ पेरिस। दे रिमेन्ड इन फोर्स टिल 1789, यानी आज़ादी के बाद भी, जब रिकग्नाइज होगी 83 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद, उसके भी 6 साल बाद तक इट रिमेन इन फोर्स अंटिल इट वाज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बट ये भी इटसेल्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन थे, इसको अपने नॉमेनक्लेचर से कंफ्यूज नहीं करना है, ये भी एक किस्म का आइनी ढांचा ही था, जिसको आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन कहा गया, क्योंकि जो निज़ाम था वो एक कॉन्फेडरेशन का निज़ाम था, और वो उन आर्टिकल्स की बिना पर वजूद में आया था जो उस एग्रीमेंट में लिखे हुए थे, तो इसलिए उसका नॉट सो इंजीनियसली नाम जो है वो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन दे दिया गया, बट ये भी बुनियादी तौर पे एक आइन ही था। The Articles of Confederation and Perpetual Union, ये इसका पूरा नाम है, was an agreement among the 13 original states of the US that serve as its first constitution. A guiding principle of these articles was to preserve the independence and sovereignty of the states. जो लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का मेरे कोर्स लिया हुआ है और उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है, ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो 3 डिफरेंट तरीके के हैं, जिनमें एक आपके पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक आपके पास कन्फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, और इन दोनों के दरमियान एक फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो मैं क्विक इसका ओवरव्यू देता चलूँ। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऑल पावरफुल होती है। एनालॉजी भी देता चलूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक फेडरल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो आपकी नेशनल पार्लियामेंट है, अगर वो ऑल पावरफुल है और पंजाब असम्बली के पास कोई इख्तियारात नहीं है, सिंध असम्बली के पास, बलूचिस्तान के पास, के वो किसी चीज़ पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती, कोई टैक्स नहीं लगा सकती, कोई कानून साजी नहीं कर सकती, या वो असम्बलियाँ सिरे से ही मौजूद नहीं हैं, तो ऐसा निज़ाम यूनिटरी सिस्टम कहलाएगा, अगर ऐसा हो तो। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान यूनिटरी रियासत नहीं है, बट सारी जो पावर्स और अथॉरिटीज़ हैं वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, जो आपकी नेशनल गवर्नमेंट है उसके पास हो, और जो आपके कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, आपके सूबे, आपकी स्टेट्स, या जो भी आप उसको नाम देते हैं, पाकिस्तान में हम उन्हें सूबे कहते हैं, अमेरिका में उनको स्टेट्स कहा जाता है आज के दौर में, इंडिया में भी उसको स्टेट्स कहा जाता है। तो अगर उनके पास कोई इख्तियारात ना हो और सारे इख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार ना हो या इख्तियार बहुत कम हो और आपके ज़्यादातर इख्तियारात
जो है वो आपकी स्टेट्स के पास हों, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, तो उसको कन्फेडरेशन कहते हैं। कन्फेडरेशन और में वाज़े फ़र्क ये एक है कि कन्फेडरेशन के अंदर जो रियासतें होती हैं वो तकरीबन उसको आज़ाद रियासतें ही होती हैं, यानी वो अपने आप में एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासतें होती हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका आपस में बिल्कुल एक आज़ाद रियासतें हैं, उस तरह कन्फेडरेशन में वो रियासतें आपस में आज़ाद होती हैं, लेकिन वो किसी कॉमन गोल के तहत कुछ एग्री करती हैं कि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे को थोड़ा सा एम्पावर किया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर इख्तियार जो है वो अपनी अपनी गवर्नमेंट्स के पास रहेंगे, सॉवरेंटी मेंटेन रखते हैं अपनी अपनी इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। इसकी मॉडर्न डे की सबसे अच्छी एग्जांपल यूरोपियन यूनियन है, जिसके अंदर जो डिफरेंट ममालिक हैं यूरोप के, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के, उन्होंने मिल के एक यूनियन बनाई है और उसका एक सेंट्रल पार्लियामेंट भी है, यूरोपियन पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, यूरोपियन कमीशन भी है, और उसको कुछ इख्तियारात उन्हीं गवर्नमेंट्स ने मिल के आउटसोर्स किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर इख्तियारात कानून साजी के और सारे मामला इंडिविजुअल कंट्रीज़ के पास हैं, और इंडिविजुअल कंट्रीज़ खुद मुख्तार हैं। ठीक है, यू कैन secede फ्रॉम द यूनियन इफ़ यू वांट टू, जैसे यूके ने किया। यूनिटरी गवर्नमेंट में आप secede नहीं कर सकते, अलहदा नहीं हो सकते। अगर अलहदा होंगे तो आप सिविल वॉर होगी, आप सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं, आप सेसेशन कर रहे हैं, आप ट्रीजन कर रहे हैं। तो ये इन दोनों के अंदर फ़र्क है। फेडरेशन का मॉडल इन दोनों के बीच में आता है कि जहाँ पे सॉवरेंटी स्टेट्स की नहीं होती, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स की नहीं होती, वो उसके यूनिट्स के तौर पे एक्ट करते हैं, लेकिन एक पावर शेयरिंग के तहत कुछ इख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है और कुछ इख्तियारात आपकी कंस्टिट्यूएंट यूनिट, स्टेट्स या प्रोविंसेस जो भी आप उन्हें नाम दें, वो एक्सरसाइज करते हैं। ये वो मॉडल है जो कि आज अमेरिका में प्रैक्टिस किया जाता है। ये वो मॉडल है जो पाकिस्तान में थियोरेटिकली शुरू से प्रैक्टिस किया जाता था, बट प्रैक्टिकली 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में किया जाता है कि अच्छा ये कुछ चीज़ें जिन पे फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेट नहीं कर सकती, इन पे इंडिविजुअल प्रोविंशियल असेंबलीज करेंगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करेंगी, और कुछ ऐसे मामला आता है कि जिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। तो जब पावर शेयरिंग होती है तो वो फेडरेशन का मॉडल होता है। तो कन्फेडरेशन में बहुत जनरली स्पीकिंग स्टेट्स को मुकम्मल आज़ादी होती है या बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इंतहाई वीक होती है। जो भी सेंट्रल एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है कोऑर्डिनेशन का, एक यूनियन का, यूनिटरी गवर्नमेंट्स में वो ऑल पावरफुल होती है, फेडरेशन में पावर शेयरिंग होता है। तो ये जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन थे, इनके अंदर कन्फेडरेशन का मॉडल बनाया गया था। दिस मीन्स के 13 जो रियासतें थी, 13 रीजनल कॉलोनीज, उन्होंने अपनी अपनी खुद मुख्तारी, आज़ादी, सॉवरेंटी बरकरार रखी। वर्जीनिया और न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स, ये उतने ही खुद मुख्तार थे, उतनी ही इनकी एक सेपरेट एंटिटीज़ और इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी जितनी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका की है। मतलब मुकम्मल तौर पर सॉवरन स्टेट्स थी, बट उन्होंने एक कन्फेडरेशन बनाई यूरोपियन यूनियन की तरह। बल्कि बेहतर मिसाल ये है कि मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, ये उतने ही आज़ाद थे जितने स्पेन, इटली और फ्रांस हैं, जर्मनी हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई हुई है अपने कॉमन मकासद के लिए, इन्होंने पोस्ट रेवोल्यूशन ये डिसाइड किया कि हम एक यूनियन के तौर पर एक सेंट्रल एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के तौर पर गवर्न किया जाएगा, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग वो सारे इख्तियारात जो हैं वो स्टेट्स के पास ही रहेंगे। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि चूंकि ये एक जंग जो है बरतानिया से लड़के आज़ाद हासिल कर रहे थे और हासिल की थी, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंटेम्प्ट अगेंस्ट द मोनार्किकल सिस्टम ऑफ द ब्रिटेन, कि जहाँ पर पावर जो है वो बड़ी मुंजमद रहती है। वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और एक तो पार्लियामेंट के साथ साथ किंग के पास भी बहुत पावर्स थी और सेंट्रलाइज थी पावर। तो वो गुस्से में, रिएक्शन में, कि भाई इस जिस निज़ाम से हमने आज़ादी हासिल की है, हमने उस तरह का निज़ाम अपने पास नहीं लागू होने देना, क्योंकि इस निज़ाम में बहुत कम मसाइल थे जो बरतानिया हम पे रूल कर रहा था। तो हमने इस निज़ाम के मुकम्मल मुतजाद अपना निज़ाम बनाना है। इसीलिए चूंकि वहाँ बहुत सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी थी टू द सेंट्रल पार्लियामेंट एंड द किंग, तो इन्होंने जो निज़ाम बनाया उसमें कंप्लीटली जो सेंट्रल इनकी गवर्निंग यूनिट था, सेंट्रल गवर्नमेंट थी और सेंट्रल पार्लियामेंट थी, कांग्रेस जिसको कहते थे, उसके पास कोई इख्तियारात नहीं छोड़े और सारे इख्तियारात जो वो स्टेट्स को दे दिए। उनको लग रहा था कि इस तरीके से लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम्स एंड द आइडियल्स दैट दे फॉट फॉर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। एज द कॉन्फेडरेशन, कांग्रेस जो सेंट्रल बेसिकली गवर्नमेंट का एक निज़ाम बनाया गया इस आइन के तहत, इट अटेम्प्टेड टू गवर्न द कंटिन्यूअली ग्रोइंग अमेरिकन स्टेट्स
Delegates discovered that the limitations placed upon the central government rendered it ineffective at doing so. The inherent weakness of the Articles of the Confederation stemmed from the fact that it all called for a confederacy which placed sovereign power in the hands of the states. बहुत जल्द ये इनको एहसास हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, मसाइल भी बड़े पेचीदा हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है उन मसाइल को हल करने की, क्योंकि इन्होंने बुनियादी तौर पे कॉन्फेडरेसी बना दी है और उस कॉन्फेडरेसी के तहत तमाम स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जिम्मेदारियाँ तो हैं, मगर उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इख्तियारात नहीं हैं। तो ये हम आगे चल के देखते हैं। Specifically, the lack of a strong national government in the articles led to 3 broad limitations. 3 बुनियादी मसले जो वो पैदा हुए। पहला, मुआशी मसाइल पैदा हुए, इकोनॉमिक डिसऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, उनके पास कोई सेंट्रल फिगर नहीं था एज अ जो गाइड कर सके नेशन को। थर्ड, लेजिस्लेटिव इनएफिशिएंसीज, कानून साजी में जो मसाइल थे वो बहुत ज़्यादा पेश आए। सेंट्रल गवर्नमेंट वाज डिलिबरेटली केप्ट वीक टू अवॉइड अ टिरेनिकल गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि थिंकिंग ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ताकतवर होगी और बहुत पावरफुल होगी और उसके पास बहुत इख्तियारात और अथॉरिटी होगी, तो हम तो फिर वही बन जाएंगे जैसा ब्रिटानिया है, ब्रिटेन है, जिसने हम पे ऑपरेशन किया और हम पे बहुत सख्त कवानीन हमारे ऊपर लगा के हमारी एक्सप्लॉयटेशन की है। तो इसीलिए चूंकि वो बरतानिया नहीं बनना चाहते थे, तो और वो समझते थे कि वो एक टिरेनिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है रही, और टिरेनी जनरेट होती है अगर आप की स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती, तो इसलिए उन्होंने इसको कमज़ोर सेंट्रल गवर्नमेंट रखा। अच्छा, एक एक फ्लॉ की तरफ देखते हैं। इकोनॉमिक डिसऑर्गेनाइजेशन, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि अमेरिका को जंग के बाद बहुत बड़े मसाइल दरपेश थे। उनमें एक बहुत बड़ा मसला डेट का था, कर्जे का था। अमेरिका वाज स्ट्रगलिंग टू कम्पीट एंड पे ऑफ द डेट्स इट एक्यूमुलेटेड इन इट्स फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। उसमें $12 मिलियन का फॉरेन डेट था और $44 मिलियन इन डोमेस्टिक डेट था जो कि नेशनल गवर्नमेंट ने उतारना था। और जो स्टेट्स थी वो $25 मिलियन उन टोटल क्यूमुलेटिवली तमाम 13 स्टेट्स को पे करना था। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने नेशनल गवर्नमेंट जो आर्टिकल्स के नतीजे में आई उसके ज़िम्मे $12 मिलियन उसने फॉरेन डेट उतारना था और $44 मिलियन डोमेस्टिक डेट उतारना था, और स्टेट्स ने $25 मिलियन डेट में उतारना था। अब इसमें मसाइल जो हैं वो ये थे कि कांग्रेस कुड नॉट रेगुलेट ट्रेड। सबसे पहला इकोनॉमिक डिसऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मसाइल थे, कांग्रेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल पार्लियामेंट थी जहाँ पे डेलीगेट्स हर स्टेट्स के नुमाइंदे जाते थे, दैट कांग्रेस हैड नो एबिलिटी टू निगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज। क्योंकि आपने ये पावर ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को दी थी, कांग्रेस को दी थी, तो वो ट्रेड एग्रीमेंट्स कर ही नहीं पाते थे फॉरेन कंट्रीज के साथ। द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड नॉट इनैक्ट फॉरेन ट्रीटीज यानी फॉरेन अफेयर्स के मैटर्स डील नहीं कर सकते थे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कुड इनैक्ट फॉरेन ट्रीटीज, वो फॉरेन ट्रीटीज कर सकते थे, फॉरेन अफेयर्स के मामला डील कर सकते थे, लेकिन जहां पर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का मामला आता था उसमें वो नहीं कर सकते थे। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के मामला के अंदर वो फॉरेन कंट्रीज के साथ दूसरे मामला में डील कर सकते थे। अगेन इसके पीछे थिंकिंग यही थी कि हमारी इंपोर्ट्स बंद की गई, टी एक्ट लगाया गया, ये की गई, कभी मैसाचुसेट्स को ज़्यादा नुकसान हुआ, कभी न्यूयॉर्क को ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा कि रियासतें खुद बेहतर समझती हैं स्टेट्स के उनकी मईशत को किस किस्म की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी से फ़ायदा और नुकसान होगा। तो इसलिए हमने ये हरकत नहीं करनी कि जो बरतानिया के टाइम पे थी कि बरतानिया बैठ के वहाँ से ऐसी ट्रेड पॉलिसीज़ और ऐसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हम पे लगाते थे हमारी स्टेट्स के ऊपर। तो वो नहीं चाहते थे, उनकी थिंकिंग ये थी कि इसी तरह फिलाडेल्फिया में बैठ के ये डिसाइड हो गया न्यूयॉर्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है, क्योंकि उनके नज़दीक ये सवाबदी उनके पास होनी चाहिए जिस रियासत की है, तो हर रियासत अपनी खुद डिटर्मिन करे। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कांग्रेस के पास इख्तियार नहीं था कि वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की पॉलिसीज से रिलेटेड फॉरेन ट्रीटीज़ कर सके। बाकी फॉरेन ट्रीटीज़ वो कर सकती थी, उससे नुकसान भी बहुत होता था। दिस ईच स्टेट हैड सेपरेट ट्रेड एजेंडा एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज वेरीड ग्रेटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। नेचुरली जब ऐसा था तो जो ट्रेड एजेंडा हर रियासत का फ़र्क था और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी थी, टैरिफ्स और ड्यूटीज़ और कस्टम्स और ये सारी चीज़ें रियासत टू रियासत वेरी करती थी। और चूंकि अमेरिका के लिए द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज टैरिफ्स यानी ड्यूटीज़ जो बाहर से प्रोडक्ट्स आती थी उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो सबसे अहम सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। एंड द इनएबिलिटी टू यूनिफॉर्मली इम्पोज द लेड टू डिजास्टर्स इंटरनेशनल ट्रेड। इससे इंटरनेशनल ट्रेड को अमेरिका की बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि आप खुद सोचें कि
न्यूयॉर्क में एंटर होने के लिए चीज़ की ड्यूटी अलग है, न्यूयॉर्क से फिर वो रोड आइलैंड में गई है तो उसकी अलग है, उधर से मैसाचुसेट्स में गई है तो उसकी अलग है, आगे से वर्जीनिया जाएगी, जॉर्जिया जाएगी तो उसकी ड्यूटीज चेंज होती रहेंगी, हर जगह आप ड्यूटी देते रहेंगे, कभी कुछ कोई यूनिफॉर्म निज़ाम नहीं रहेगा। ये वैसे ही है कि अगर लाइक सिंध में एंटर हुई है तो उसकी ड्यूटी अलग है, पंजाब की अलग हो, सिंध की अलग हो, तो एक बड़ी कन्फ्यूजन सी सिचुएशन हो जाएगी और इंटरनेशनल ट्रेड का जो है उसे नुकसान होगा। इसी तरह कोई यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ करेंसी नहीं था। कांग्रेस हैड द राइट टू रेगुलेट ऑल फॉर्म्स ऑफ अमेरिकन करेंसी। कांग्रेस के पास ये इख्तियार तो था कि जितनी भी करेंसीज एग्जिस्टिंग स्टेट्स की तरफ से जारी की गई हैं अमेरिका की रियासतों में, उनको रेगुलेट कर सकती है, यानी मल्टीपल करेंसीज हैं जितनी भी उनको रेगुलेट कर सकती है, लेकिन कोई सिंगल करेंसी तब डॉलर्स की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करती थी। दिस मेंट दैट बोथ नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कुड प्रिंट मनी। तो नेशनल गवर्नमेंट्स भी प्रिंट कर रही थी पैसे को, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही थी अपनी अपनी डिफरेंट करेंसीज के अंदर। दिस मेंट मेड इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल ट्रेड मच मोर डिफिकल्ट एंड लेस एफिशिएंट। उससे नतीजा ये हुआ कि अगेन जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब करेंसीज की इतनी ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज एसोसिएटेड है किसी की, तो उसका कोई स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। तो इंटरनेशनल ट्रेडर को नहीं पता, कंफ्यूज है कि क्या ये मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इस करेंसी के ऊपर, इसके पीछे बैकिंग नहीं है उस तरीके से, जो एक्सचेंज वैल्यू इसकी मुझे कितनी रखनी चाहिए। सो ऑल ऑफ दोज सॉर्ट्स ऑफ कंफ्यूजन्स एंड स्पेकुलेशंस एंड इनएफिशिएंसीज अफेक्टेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इवन इंटर स्टेट ट्रेड। और सबसे मजाहिका है इस बात ये थी कि कांग्रेस के पास टैक्सेशन करने की पावर्स नहीं थी, स्टेट्स के पास टैक्सेशन की पावर थी। यानी आप समझें कि फेडरल एफबीआर के पास कोई अथॉरिटी ना हो टैक्स की, एफबीआर एग्जिस्ट ही ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं कर सकती, सिर्फ जो सूबे हैं, रियासतें हैं, वो टैक्स लेवी कर सकें। Only the states, not the Congress, had the authority to impose taxes and raise revenue. Accordingly, Congress had to request funds from the state. चूंकि states सारी टैक्सेस इकट्ठे करती थी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसको तल्ला डालना पड़ता था रियासतों का कि अल्लाह का वास्ता है जो आपसे एग्री किया हुआ है ना कि ये शेयर हमें दे दो, वो हमें दे दें। द मनी वॉज ऑफन टाइम्स नॉट रेज्ड बाय द स्टेट्स और गिवन टू द नेशनल गवर्नमेंट और लॉन्ग आफ्टर इट वाज ड्यू। तो उसमें वो मुआदे शुआदे थे कि आपको कब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को इतनी देर बाद जो है स्टेट्स जो है वो पैसे देंगी, बट अक्सर स्टेट्स या रेज नहीं कर पाई होती थी उतना रेवेन्यू, या डिले कर देती थी अपनी पेमेंट्स, और एज अ रिजल्ट कांग्रेस फेस सब्सटैंशियल रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स। उसका नतीजा ये होता था कि कांग्रेस के जो रेवेन्यूज थे जो कम होते थे, उनके पास इतने पैसे जनरेट नहीं होते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को चलाना बड़ा इनएफिशिएंट हो गया। गवर्नमेंट को चलाना में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो दरपेश थे। सेकेंड इशू इन दीज आर्टिकल्स वाज लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। उसमें सबसे पहला मसला ये था कि कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी एग्जिस्ट नहीं करती थी अंडर फेडरल गवर्नमेंट। तो द आर्टिकल्स ऑफर्ड नो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। तो जितनी भी आपकी जुडिशरी थी यूएस की, वो स्टेट्स लेवल पे एग्जिस्ट करती थी, स्टेट पे डिपेंडेंट थी। तो अब चूंकि फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे कोई आपकी जुडिशरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो अक्सर होता क्या था, जो कोर्ट्स स्टेट्स लेवल पर थी, दे कुड ओवरटर्न नेशनल एक्शंस दैट दे डीम्ड ऑब्जेक्शनेबल। तो वो फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजंस को ओवरटर्न कर दिया करती थी अक्सर का। तो एक अजीब उसमें कंफ्यूजन थी, यानी फेडरल गवर्नमेंट मजीद इनफेक्टिव थी, कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी। सेकेंड, देयर वाज नो एग्जीक्यूटिव हेड, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे हम जिस तरह पार्लियामेंट्री निज़ाम के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट करता है, तो पार्लियामेंट्री निज़ाम तो उन्होंने बनाया ही नहीं, उन्होंने तो एक अजीब सा एक कन्फेडरेसी का निज़ाम था, और वो तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत एक 13 रियासतें आपस में एक एग्रीमेंट में आई हुई हैं, उनका कोई मुत्तहिदा प्राइम मिनिस्टर तो होगा नहीं, जैसे फॉर इंस्टेंस यूरोपियन यूनियन का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है उस तरीके से। तो कोई चीफ एग्जेक्टिव नहीं था। ये बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन निकाला है अमेरिका ने, और अमेरिका ने नई इनोवेशन लेकर आया, नई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शक्ल में एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया अमेरिका ने, जब ये आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के बाद जब आइन पास किया उसने, उसमें प्रेसिडेंसी क्रिएट की, एक प्रेसिडेंसी का ऑफिस नया क्रिएट किया अमेरिका ने। वो जो इनोवेशन थी, प्रेसिडेंसी का ऑफिस जो क्रिएट किया था, वो चीफ एग्जीक्यूटिव की इस नीड को पूरा करने के लिए किया था, जो यहाँ पे नहीं थी। लैक ऑफ अ प्रेसिडेंशियल फिगर और अ बॉडी लेफ्ट अमेरिका विदाउट अ रिप्रेजेंटेशन टू कंडक्ट फॉरेन अफेयर्स।
तो इसलिए कोई आपका कोई एक सेंट्रलाइज फिगर नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी जिसके पीछे नेशन पूरी रैली कर सके या वो बंदा रिप्रेजेंटेटिव हो सके इंटरनेशनल फोरम्स पे, एक सिंगुलर बंदा जिसको आप कह सको कि अच्छा ये पूरी नेशन का जो है, ये कौम का जो है वो माई बाप है। दिस लेड टू सीरियस डिप्लोमेटिक डिसएडवांटेज, डिप्लोमेटिकली बहुत मुश्किल हो जाती थी ये सारी चीज़ें मैनेज करना। अच्छा, कांग्रेस का अपना प्रेसिडेंट मौजूद था, जैसे फॉर इंस्टेंस नेशनल असेंबली का स्पीकर समझे जैसे होता है, या सेनेट का चेयरमैन होता है जैसे, तो नेशनल असेंबली का स्पीकर नेशनल असेंबली की हद तक के मामलात में वो सुप्रीम है, या उसमें उनमें बड़ा है, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, लेकिन वो पूरी रियासत का नुमाइंदा नहीं है, और ना ही वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर सकता है इंटरनेशनली। उसी तरह एक कांग्रेस का अपना इंटरनल प्रेसिडेंट मौजूद होता था जिसका नाम जॉन हैंसन था, वो वाज द प्रेसिडेंट, बट कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं था जो कि पूरी रियासत के तौर पे के प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट कर सके या प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक्ट कर सके। फेडरल पावर स्ट्रिक्टली लिमिटेड वाज रिजर्व टू द कांग्रेस ऑफ द कॉन्फेडरेशन। जो फेडरल पावर थी, फेडरल पावर स्ट्रिक्टली लिमिटेड, जो कि बहुत कम फेडरल गवर्नमेंट में पावर थी, वाज रिजर्व टू द कांग्रेस ऑफ द कॉन्फेडरेशन। एक कांग्रेस ऑफ द कॉन्फेडरेशन जिसको कहा जाता था, जो मैंने आपको उनकी समझे, एक पार्लियामेंट थी जिसमें सारे स्टेट से नुमाइंदे जाते थे, जिसका प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन कांग्रेस असेंबल्ड, ये उसका टेक्निकल नाम ये था, लेकिन ये इक्विवेलेंट नेशनल असेंबली के स्पीकर या सेनेट के चेयरमैन के इक्विवेलेंट है, लेकिन इसका नाम जो पूरा था वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन कांग्रेस असेंबल्ड था। ही वाज आल्सो द चेयर ऑफ द कमेटी ऑफ स्टेट्स। एक अंदर कमेटी बनी होगी कमेटी ऑफ स्टेट्स, जिसमें स्टेट्स के नुमाइंदे मौजूद होंगे, विच एम टू फुलफिल अ फंक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ अ मॉडर्न कैबिनेट। तो ये एक रूडिमेंट्री सा निज़ाम जो है वो क्रिएट किया गया था, बट देन अगेन दिस वाज नॉट इफेक्टिव इनफ कि वो एक पूरी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये विद इन द लेजिस्लेटिव बॉडी के हेड के तौर पे तो एक्ट करता था, मगर ये पूरी कौम का इलेक्टेड कोई नुमाइंदा नहीं था, और जो कि बाहर भी रिप्रेजेंट कर सके और इंटरनली भी आप उसको उस नज़र से देख सकें, उस नज़र से। थर्ड वाज इनएबिलिटी टू डील विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। अच्छा, ये बहुत एक मजायका खेज बात थी और बड़ी एक लॉजिकली इनकंसिस्टेंट चीज़ थी कि आपने कांग्रेस को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो दी हैं, लेकिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करने के लिए जो इख्तियारात चाहिए वो नहीं दिए। ठीक है, ये उसी तरह है कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि यार आपने मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैंने आपको सेल्स के लिए हायर किया है कि आप मेरी कंपनी की सेल्स बढ़ाएं, और आपकी ज़िम्मेदारी है कि मेरी कंपनी की सेल्स बढ़ाएं, मगर मैं आपको सेल्स बढ़ाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, टीम चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, फ़ोन कॉल्स करने के लिए जो चाहिए, और जो इस किस्म के दीगर रिसोर्सेज चाहिए, डेटा चाहिए लोगों का, मैं आपको वो प्रोवाइड ना करूं और मैं कहूँ जा पुत्र आप ही फिगर आउट कर, मैं तो कुछ नहीं देना तेनों, तो हाउ काउंटर इंटुइटिव वुड दैट बी? दैट वुड बी वेरी स्टूपिड एंड सिली, बिकॉज इफ यू हैव अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, you must also have the necessary authority to execute that responsibility. उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो भी होना ज़रूरी है। अब ये मामला कुछ ऐसा था कि द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, कांग्रेस, सेंट्रल गवर्नमेंट, वॉज टास्क विद डिक्लेयरिंग वॉर की डिक्लेरेशन का इख्तियार उसको दिया गया था, मगर इट वॉज नॉट अलाउड टू कमीशन एन आर्म्ड फोर्स। एक आर्म्ड फोर्स, आर्मी रखने का इख्तियार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं था। इंस्टेड द नेशनल गवर्नमेंट हैड टू रिलाई ऑन स्टेट मिलिशिया। इसी तरह मिलिशियाज भी जो थे, जो मिलिट्री भी जो थी, वो स्टेट लेवल पे एग्जिस्ट करती थी, जो कि बड़े पहले से एग्जिस्ट करती थी। वही रेवोल्यूशनरी वॉर में हर स्टेट के लीडर ने, फाउंडिंग फादर्स जो हर स्टेट से थे, उन्होंने अपनी अपनी स्टेट्स के मिलिशियाज को लीड किया अंडर अ यूनिफाइड कमांड ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, लेकिन वो मिलिशिया स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज थे, उनको एक नेशनल आर्मी में कन्वर्ट नहीं किया, उनको स्टेट लेवल आर्मी से रहने दिया गया, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ही रिस्पॉन्ड करती थी, उन्हीं के अंडर आती थी। फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई आर्मी नहीं थी। आप ये समझे, पंजाब की अपनी आर्मी हो, सिंध की अपनी हो, बलूचिस्तान की अपनी हो, केपी की अपनी हो, और फेडरल गवर्नमेंट की कोई मिलिट्री ना हो, तो ये तो सेंस नहीं बनाती ना बात। तो होता है था कि फेडरल गवर्नमेंट को उधर अमेरिका में स्टेट मिलिशियाज पे रिलाई करना पड़ता था, स्टेट्स के अगेंस्ट तला डालना पड़ता था। अगर कोई भी इंटरनल मामला आ गया, एक्सटर्नल मामला आ गया, तो उनके पास खुद अपनी आर्मी कोई नहीं थी, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करते थे।
Hence, Congress was severely limited in its capabilities to quickly and effectively respond to internal and external threat. क्योंकि अगर आपके पास अपनी खुद आर्मी है तो चलो आपका ही इख्तियार है, आपके अंडर आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर सकते हो. अब एक मामला आ गया और आपने उस मामले को डील करना है, कोई इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई है, आपके पास अपनी को मिलिट्री नहीं. आप मैसेच्यूसेट्स को आपने तल्ला डाला गया, तुसी फौज दे दो, वो कहें नहीं जी हमारी उधर बिजी है, हमारा तो ये काम है, वो प्रोटोकॉल ड्यूटी पे गए हुए हैं, वो साहब जो है ना बड़े साहब जो फाउंडिंग फादर हैं, आधी फौज तो उनके घर पर डिप्लॉय हुई है, तो हमारे से नहीं होता. और मामला चूंकि मैसेच्यूसेट्स में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, तो मैसेच्यूसेट्स को फिक्र भी नहीं है कि मैं क्यों मिलिशिया दूंगा अगर न्यूयॉर्क में मसला है. तो इसलिए इनफेक्टिव हो गई थी फेडरल गवर्नमेंट इन क्वॉशिंग अ लॉट ऑफ दीज इश्यूज. इसके बड़े ज़्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल इम्प्लीकेशंस थे. बाय 1784, 1 year after the Treaty of Paris, the British were infringing upon American fishing rights and the British Royal Navy was impressing American sailors into forced conscription. तो जो ब्रिटिश जो अमेरिकन मर्चेंट्स थे जो कि फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व थे, तो वो ओशन और सीज के अंदर जाके जब मछली पकड़ा करते थे, तो चूंकि अमेरिकन की कोई नेवी नहीं थी सेंट्रल, ठीक है, इनके पास कोई मिलिट्री नहीं थी सेंट्रल जो उनके अमेरिकन मर्चेंट्स को इंटरनेशनल वाटर्स पे या उन फिशिंग जहाँ पर फिशिंग राइट्स उन्होंने हासिल किए हुए थे जिन जगहों पे, वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट कर सके. जबकि इसके मुकाबले में जो ब्रिटिश नेवी थी वो बहुत पावरफुल थी. तो बरतानवी नेवी क्या करती थी, अमेरिकन मर्चेंट्स को इनके इन राइट्स को जो है वो पायमाल करती थी. और वहाँ पर जो अमेरिकन सेलर्स वहाँ पे अपने होते थे, उनको ज़बरदस्ती अपनी फ़ौज में जो है वो भर्ती किया करते थे, ज़बरदस्ती उनको बेसिकली कैदी बनाया करते थे अपना. तो अमेरिका की तो बदनामी भी थी, बट ऑल्सो जो ट्रेड था उसको इफेक्ट हो रहा था बहुत ज़्यादा. एक्सटर्नली कांग्रेस वॉज इनकेपेबल ऑफ फाइटिंग बैक एंड प्रोटेक्टिंग इट्स सॉवरेनिटी. इट वॉज टेक्निकली एक अगेन आपको छोटा छोटा ना टच करवा रहे थे बरतानिया वाले के, एक दूसरे से जंग हार गए हैं ना, तो अब वो जो जहाँ जहाँ उनको मौका मिल रहा था वहाँ वहाँ वो तंग करने छेड़छाड़ करने लगे हुए थे, और इनके पास तो कोई कैपेसिटी नहीं थी कि वो इनका कोई हल कर सके. इसी तरह इंटरनली एक रिबेलियन हुई थी जिसका नाम था शेज रिबेलियन. इट वॉज एन आर्म्ड अपराइजिंग इन वेस्टर्न मैसेच्यूसेट्स and Worcester in response to a debt crisis among the citizenry and in opposition to the state government's increased efforts to collect taxes both on individual and their trades. They actually came full circle. जो मैसेच्यूसेट्स की गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ टैक्सेस इम्पोज किए अपने लोगों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर भी और इंडिविजुअल्स के ऊपर भी और ट्रेडर्स के ऊपर भी, उनकी ट्रेड के ऊपर भी कुछ टैक्सेस किए कि जी हमने जो रेवोल्यूशनरी वॉर लड़ी है स्टेट्स ने, उस स्टेट्स का काफ़ी अच्छा खासा डेट इकट्ठा हुआ था. उन 13 रियासतों का मिला के $25 मिलियन तक का डेट था. इसमें मैसेच्यूसेट्स का भी एक सब्सटैंशियल डेट होगा. तो उन्होंने वो कर्जा उतारना था, तो उससे उन्होंने रिसोर्सेज चाहिए थे, रेवेन्यूज चाहिए थे, तो उन्होंने अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया. तो एग्जैक्टली वही चीज़ के जैसे जब बरतानिया ने फ्रेंच और अमेरिकन वॉर्स लड़ी, और उनका ये कहना था कि फ्रेंच और इंडियन वॉर्स हमने आपके लिए लड़ी हैं, अमेरिकन कॉलोनीज़ के लिए, तो आप कॉलोनीज़ उसके लिए जो हमारा डेट इकट्ठा हुआ है आपकी जंग लड़ने के लिए जो हमने फ्रेंच और इंडियन से लड़ी है, उस डेट को पे करने के लिए हम आपकी कॉलोनीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं. तो ये हुलू लुलू पड़ गई कि भाई नहीं हमने तो टैक्स नहीं देना. ये क्या बात हुई, बकवास. नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, लिबरेशन, फ्रीडम, मुरेका, बड़ी, और उन्होंने आज़ादी ले ली उस चक्कर में. और अब उस आज़ादी लेने के प्रोसेस में जो इन्होंने बरतानिया से जंग की कॉलोनीज़ में, वो जब जंग लड़ी तो इनका डेट इकट्ठा हुआ उस जंग को लड़ने के लिए, तो इन्होंने अपने लोगों पर टैक्स लगाया कि भाई हम तो आपके लिए देखें, हमने जंग लड़ी है, जंग का डेट इकट्ठा हो गया. तो लोगों ने कहा इधर आना पुत्र, एक ही गल हुई, ठीक है, आप जो हरकत आपने उनके साथ की है उन्होंने आपके साथ, आप हमारे साथ कर रहे हैं. तो इसके नतीजे में एक रिबेलियन हुई, एक आर्म्ड रिबेलियन. ये शेर इस रिबेलियन इसको कहा जाता है. ये बंदा भी अपने आप को उसी तरह फ्रीडम फाइटर समझ रहा था जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन बरतानिया के अगेंस्ट समझते थे, अगेंस्ट इररिस्पॉन्सिबल टैक्सेशन. हाँ, उसकी आप नुआंसेस में जाएं तो फ़र्क ज़रूर है कि चलो अमेरिकन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट में अमेरिका की कोई नुमाइंदगी नहीं थी. टेक्निकली जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी स्टिल इन सम वे रिप्रेजेंटेटिव थी एलीट्स की, स्टेट्स की अंदर ही. तो वो टैक्सेशन विद रिप्रेजेंटेशन थी एटलीस्ट यहाँ पे इस केस के अंदर, अमेरिका के केस के अंदर, और उस केस के अंदर विदाउट रिप्रेजेंटेशन थी. तो वन ब्राउनी पॉइंट जो है वो जा सकता है मैसेच्यूसेट्स को लेजिटिमेसी का. तो बहरहाल ये द फाइट टुक प्लेस मोस्टली इन एंड अराउंड स्प्रिंगफील्ड ड्यूरिंग 1786 एंड 1787. और
जब ये रिबेलियन क्रिएट हुई तो जब भी कहीं पर कोई इंटरनल रिफ्ट क्रिएट होती है तो गवर्नमेंट्स जो है वो मिलिट्री या पुलिस भेज के उस तरह की चीज़ों को क्वाश करती हैं, चीज़ों को मैनेज करती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था इसको मैनेज करना, लेकिन चूंकि फेडरल गवर्नमेंट और कांग्रेस के पास अपनी कोई मिलिट्री रिसोर्सेज नहीं थे, मिलिट्री एट देयर डिस्पोजल नहीं थी, तो वो उसको दे कुडंट डिसाइसिवली पुट दैट डाउन। ठीक है, और स्टेट्स की कैपेसिटीज अपनी भी लिमिटेड थी। द इनएबिलिटी ऑफ द कांग्रेस टू डिसाइसिवली पुट डाउन द थ्रेट ऑफ शेज रिबेलियन वाज आल्सो ड्यू टू दिस इनकेपेबिलिटी। फिर उसके बाद मिलिशिया लोगों को पैसे दे के जंग करना पड़ा। एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री इनके पास थी नहीं, कोई फुली सेंट्रल ऑर्गेनाइज मिलिट्री नहीं थी। मिलिशियास थे, पैसे दे के आप लोगों से लड़ते थे, कुछ पेड मिलिशियास थे कि जी पैसे दो तो काम करा लो। अब ये इस हालात में कुछ फिर जब चूंकि मैसाचुसेट्स में ये सारा मसला हो रहा था शेज रिबेलियन, तो सम रिच मर्चेंट्स डिसाइडेड कि भाई इससे हमारी ट्रेड इफेक्ट हो रही है, हमारे मामला इफेक्ट हो रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इट्स अफेक्टिंग आवर लाइव्स एंड आवर इकोनॉमी। सो उन्होंने फिर पैसे डाले, अपने रिसोर्सेज पूल किए और मिलिशिया के लिए पे किया, और फिर दे पुट डाउन द शेज रिबेलियन। बट दिस लेड बेयर, सबसे ज़्यादा नुकसान आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन की क्रेडिबिलिटी को जो है इस रिबेलियन ने, और इस रिबेलियन के अगेंस्ट जो इनकैपेसिटी थी गवर्नमेंट की, उसने डाला। अगेन इसके पीछे थिंकिंग ओरिजिनली क्या थी, मिलिशियाज के ऊपर रिलाई करने की और मिलिट्री एक ना बनाने की। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो कहते थे कि चूंकि ब्रिटानिया एक बड़ी एक मिलिट्री फोर्स था और उसने कॉलोनाइज किया और लोगों को एक्सप्लॉइट किया, तो अगर हम भी अपनी कोई बड़ी मिलिट्री फोर्स रखेंगे तो इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ exploitation for our people's lol at that 250 years later, Iraq, Afghanistan, Syria, Libya, the whole of South America, Middle East, damn, good thinking bros, good thinking। तो बहरहाल इससे उनको अंदाज़ा हुआ कि भाई हमारी जो लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल लीडरशिप, हाउ दैट्स बिकमिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम। द थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज कि कानून साजी में मसाइल थे, और उसमें मसाइल में सबसे पहला मसला ये था कि हर स्टेट का एक वोट था। एवरी स्टेट हैड वन वोट। स्मॉल एंड लार्ज स्टेट्स हैड सेम वोटिंग वेट इन कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर छोटी रियासत का, बड़ी रियासत का सेम वोट था। States with large populations were quite unhappy with this framework and this arrangement। Naturally बड़ी रियासतों को लगता था उनके वोट ज़्यादा होने चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये कि डिफ़िकल्टी इन पासिंग लॉज को पास करने का जो मैकेनिज्म इस आइन में जो डिसाइड हुआ था वो बड़ा ये अजीब सा था कि कोई भी लेजिस्लेशन पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी आमतौर पे चाहिए होती है ना, एक आम कानून को पास करने के लिए। पाकिस्तान में भी, कहीं पर भी दुनिया में, कोई भी आम कानून साजी करने के लिए जब तक वो आइनी तरमीम नहीं है तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। मगर इस केस के अंदर सिंपल मेजॉरिटी नहीं, 9 आउट ऑफ 13 आपको वोट चाहिए थे। वरना टेक्निकली होना तो ये चाहिए था कि 7-6, यानी कि अगर आपके पास किसी के पास 7 वोट अगर आ जाएं तो वह चीज़ पास हो जाए। सिंपल मेजॉरिटी तो ये डिमांड करती थी, बट इन्होंने 7-6 नहीं, इन्होंने कहा कि 9 एटलीस्ट होने चाहिए 13 में से, तो फिर जाके जो है लेजिस्लेशन पास होगी। इसका मतलब कि माइनॉरिटी लेजिस्लेशन को ब्लॉक कर सकती थी। 7-6 का मतलब होता है, सिंपल मेजॉरिटी में अगर 7-6 होता है, इसका मतलब था कि माइनॉरिटी, अगर 6 वोट हैं किसी के पास, वो माइनॉरिटी में है, तो वो लेजिस्लेशन ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि 7 वोट से, सिंपल मेजॉरिटी से वो लेजिस्लेशन पास हो जाएगी। और हर जगह ऐसे होता है 50% + 1 वोट। बट इन दिस केस इट टुक, चूंकि 9 आउट ऑफ 13 स्टेट्स जो हैं वो चाहिए, 9 वोट्स चाहिए, तो सिर्फ 5 वोट अगर आ गए एक तरफ, 5 वोट अगर एक तरफ आ गए तो पीछे दूसरी तरफ 8 वोट बचे, तो 8 वोट मेजॉरिटी में होंगे, लेकिन मेजॉरिटी में होने के बावजूद बिल पास नहीं होगा क्योंकि 9 वोट चाहिए उन्हें। इसका मतलब कि इट टुक माइनॉरिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आपको माइनॉरिटी ऑफ स्टेट्स चाहिए, स्टेट्स कुड ब्लॉक द लेजिस्लेशन। 8 रास्ते रेडी हैं, 5 नहीं रेडी, तो एक बेसिक कानून भी जो है वो पास नहीं होगा। सो एक बड़ी पावरफुल, मतलब एक माइनॉरिटी अब मेजॉरिटी को ब्लॉक कर सकती थी, और आपको पास करने के लिए सुपर मेजॉरिटी चाहिए, ना सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सुपर मेजॉरिटी चाहिए। सो एक बड़ी इनएफिशिएंट सुपर मेजॉरिटी जो है वो आपने क्रिएट कर दी लॉज पास करने के अंदर। तीसरा, इम्प्रैक्टिकल अमेंडमेंट प्रोसेस। जो अमेंडमेंट का प्रोसेस था उसके अंदर के अगर तो इन पूरे आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन को अमेंड करना है, ये जितने मसाइल हमने भी बताए हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, लॉ पास करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए,
सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सारे मसाइल में अगर कोई चेंजिंग करनी है, क्योंकि हर आइन में मैकेनिज्म मौजूद होता है उस आइन को तरमीम करने का, इसका जो आइन में चेंज करने का मैकेनिज्म था वो इट्सेल्फ बहुत मुश्किल था। तो ना सिर्फ के चीज़ बहुत लो क्वालिटी की थी, मगर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का मैकेनिज्म भी बहुत लो क्वालिटी का था। सो वो मैकेनिज्म क्या था कि कोई भी अमेंडमेंट अगर आपने कॉन्फेडरेशन में करनी है तो आपको यूनानिमस वोट यानी 100% वोट चाहिए, 13 आउट ऑफ 13 का वोट चाहिए। अगर एक स्टेट ने भी इख्तलाफ कर दिया तो कोई अमेंडमेंट नहीं होगी इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस पूरे निज़ाम के अंदर। दिस मेंट दैट आर्टिकल्स वर सो पोअरली स्ट्रक्चर्ड दैट दे डिड नॉट इवन हैव द मैकेनिज्म्स इन प्लेस टू फिक्स इटसेल्फ। अल्टीमेटली फिर ये फैसला किया गया कि आर्टिकल्स इनको जो है वो रद्दी में फेंका जाए और उनकी जगह कंप्लीटली नया गवर्निंग डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ किया जाए। As the government's weakness became apparent, especially after Shays' rebellion, some prominent political thinkers in the fledgling union began asking for changes to the articles. Their hope was to create a strong government. Initially, some states met to deal with their trade and economic problems. However, as more states became interested in meeting to change the articles, a meeting was set in Philadelphia on May 25, 1787. इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कहा जाता है। It was quickly agreed that changes would not work. ये फैसला किया गया छोटे मोटे चेंजेस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है तो हमें मुकम्मल तौर पर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। And instead the entire articles needed to be replaced. On March 4, 1789, the government under the articles was replaced with the federal government under the constitution. एक नया constitution लाया गया। The new constitution, जो कि अभी तक in force है, provided for a much stronger federal government by establishing a chief executive. innovation create की गई, office of presidency invent किया गया, create किया गया, courts का system create किया गया, taxation की powers दी गई federal government को, और जॉर्ज वाशिंगटन को जो है elect किया गया as the first president. इसका election हुआ था, उस इलेक्शन में जॉर्ज वाशिंगटन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड जॉन एडम्स बिकेम वाइस प्रेसिडेंट, जो जॉर्ज वाशिंगटन के अगेंस्ट लड़े थे। तब ये डिसाइड हुआ था, मैकेनिज्म ये था कि जो सबसे ज़्यादा वोट्स लेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा, जो सेकंड हाईएस्ट वोट्स लेगा उसको वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। तब उस तरह इख्तलाफात उस लेवल के साथ मौजूद नहीं थे कि आप कहें कि बिल्कुल लोग अपोजिट कैंप्स के हैं। ये वही फ्रेंडली लोग थे, जॉर्ज वाशिंगटन और जॉन एडम्स, जो इकट्ठे एक साथ अंडर अ सेम बैनर बरतानिया के अगेंस्ट लड़े थे। अब वो आपस में जो है नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बिकेम वाइस प्रेसिडेंट 1788-89 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। दिस वाज द ओनली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बाय द वे जो ऑड ईयर में हुआ अमेरिका का, फन फैक्ट। उसके बाद आज तक कोई इलेक्शन का साल ऑड ईयर में नहीं हुआ, यानी इवन ईयर्स में हुआ। उसके बाद फिर 92 में हुआ, फिर 96 में हुआ, फिर 1800 में हुआ, फिर 1804 में हुआ, सो लाइक दैट। सो द आर्टिकल्स वर कंप्लीटली scrapped and the US Constitution was adopted. On this, you should watch this video. This is the Crash Course US History episode number 8 on the Constitution, the Articles and Federalism. This will give you more insights, more details about what we've just discussed. The additional resources and videos actually also help you, not just like आपको visually बड़ी चीज़ें मिलती हैं, extra information मिलती है, repetition मिलती है, जिसकी वजह से आपको आइडियाज़ आपके दिमाग में बैठते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा साथ साथ होने वाली चीज़ों का मज़ीद पता चलता जाता है कि कभी आप एग्ज़ाम को एक तो अपने आंसर्स को मज़ीद एनरिच कर सकते हैं, मज़ीद कुछ रेफरेंसेस डाल सकते हैं, मज़ीद कुछ बातें ऐड कर सकते हैं, बट ऑल्सो कभी कभार जब क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हो जाएं, पेचीदा हो जाएं, थोड़े आउट ऑफ टच, आउट ऑफ सिलेबस आ जाएं, तो आपके पास knowledge base ज़रा ज़्यादा broad होती है, so you're also better able to manage that. So don't take these additional resources lightly कि वो मैं ये बाद में देख लूँगा या मैं कुछ और कर लूँगा। Whilst you are preparing this, जिस sequence में मैं आपको ये करवाता हूँ उसी sequence में आप देखेंगे तो you will have the greatest benefit.